यह है, तो आप पार्ट 2 देखने से पहले ज़रूर पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। दूसरी चीज़, हमें इस वाले लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में और हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी उन सबसे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं या जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे आएंगे उन्हें भी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो लेंस बताने का मेरा मतलब ये है कि आपको लेंस पढ़ने से पहले जो आपने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसमें आपने दो चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ ये होती हैं आपकी कन्वर्जेंट मिरर और ये होता है आपका डाइवर्जेंट मिरर। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये याद दिला दूँ कि कनकेव मिरर में अधिकतर आपकी जो इमेजें बनती हैं वो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड बनती हैं, या फिर वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड और डिमिनाइज्ड। केवल एक ही केस ऐसा है जहाँ पे आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनाइज्ड इमेज देखने को मिलती है। तो अधिकतर हमें कॉनकेव लेंस में रियल इमेज देखने को मिलती है। रियल इमेज वो इमेज होती है जो इमेज आपकी रिफ्लेक्टेड रे जब आ रही हैं वो कहीं पे असली में मीट करें। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मेरी ये रे यहाँ से जा रही है और ये रे यहाँ से जा रही है, तो ये दोनों रे कहीं पे असल में मीट करनी है, तो ये वाला पॉइंट हमारा रियल इमेज कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ आपको कुछ ऐसे करके दे दूँ और मैं बोलूँ कि ये रे यहाँ पे गई, तो शाइनिंग सरफेस से ये आपकी क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। अब ये दोनों रे कहीं मिल तो नहीं रही, लेकिन जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे देन इट अपीयर्स टू मीट एट वन पॉइंट, देन इट इज़ नोन एज वर्चुअल इमेज। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों में अंतर बस इतना है कि यहाँ पे दो मीडियम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आपके एक ही मीडियम में आपकी रिफ्लेक्टेड रे आती हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को मैं नॉर्मल मान लूँ और इसे मैं प्लेन मिरर मान लूँ, तो जो मेरा यहाँ से लाइट आती है ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, जो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हैं। अगर ये सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गई तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर इसने अपना मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम 1 से ये मीडियम 2 में अगर जाने लगी, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है थोड़ा सा, और ये वाला आपका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये रिफ्रैक्टेड है, ये आपका एक कांस्टेंट आता है जो म्यू के बराबर होता है। ये सब चीज़ें आपने पिछले उसमें पढ़ी थी। दूसरा आपने ये पढ़ा था कि कोई भी मिरर हो, उस मिरर पे आपको एक ओरिजिन पॉइंट ले लेना है पोल पे, और इस पोल के ऊपर आप एक कार्टेशियन प्लेन रख लीजिए और यहाँ से आप डिसाइड करिए कि आपके ऑब्जेक्ट की साइन क्या होगी। ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, मैं केवल आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ एक बार। और दूसरी चीज़, अगर आपको ए म्यू जी लिखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइट एयर से एयर टू गैस ट्रेवल कर रही है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आइए आज के चैप्टर में हम लोग, या आज के लेक्चर में हम लोग लेंस के बारे में पहले देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लेंस मिरर से कैसे डिफरेंट है और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटा तौर पे अगर ये बताऊं, तो लेंस के अंदर एक मीडियम होने के कारण ये बाहर से आपको एयर, मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 हो गया, ये आपका मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया, और ये फिर मीडियम 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो रेयरर से डेंसर और फिर डेंसर से रेयरर ट्रैवल कर रही है। तो इसका मतलब कि आपको जो लेंस है वो रिफ्रैक्टेड रे देती है। कौन सी रे देती है?
रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्टेड वर्ड वहीं पे आएगा जहाँ पे दो मीडियम का काम हो रहा हो या टू पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया इंटरेक्ट विथ ईच अदर। इसे आपने एक वर्ड और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। और इंटरफेस कौन सा है? ये आपका इंटरफेस हो गया, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। तो आइए अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। और आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी मैंने पीडीएफ लिंक डाल रखी है। अगर किसी चीज़ को एकदम अच्छे से समझना है तो आप इस पीडीएफ को खोल लीजिए और एक एक चीज़ मेरे साथ इस पीडीएफ की देखते चलिए, ठीक है? आइए तो सबसे पहले हम लेंस की डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा है लेंस में। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल। ये बोल रहा है कि लेंस एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम है। लेंस आपका एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मीडियम है और इस मीडियम में दो स्फेरिकल सरफेस रहती हैं। देखिए, एक स्फेरिकल सरफेस आपकी ये हो गई और एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गई। इन दोनों के पार्ट से आपकी लेंस बनाई गई है, ठीक है? तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि लेंस एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच इज बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस, जिसमें हमारा एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है या दोनों सरफेस भी स्फेरिकल हो सकते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हमने कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जेंट पढ़ा था, डाइवर्जेंट मिरर। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है उसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका मतलब जो भी कॉन्वेक्स लेंस होंगी वहाँ पे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो एक जगह पे आके मिलेगी, ठीक है? देखिए, तो कन्वेक्स लेंस का डायग्राम कैसा होता है और आपको कैसे समझना है। अ लेंस विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड। देखिए आप, यहाँ पे ये आपको थिनर है और यहाँ पे ये मोटा है। तो इसका मतलब ऐसे लेंस जो ऊपर की तरफ से पतले हों और बीच में मोटे हों उन्हें हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। कन्वेक्स लेंस तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला डबल कन्वेक्स, क्योंकि इसमें दोनों ही गोला है। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक प्लेन और एक कन्वेक्स। और दूसरा कनकेवो कॉन्वेक्स, कनकेवो कॉन्वेक्स मतलब एक आपका ऐसे और जो दूसरा ऐसे लगना था उसको भी आपने ऐसे ही लगाया। तो इसका मतलब आपको एक कनकेव और एक कन्वेक्स दोनों मिल गया, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं कनकेवो कॉन्वेक्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये प्लेन, ये कॉन्वेक्स। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्केव या डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? आगे देखिए, ए कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पैरेलल थ्रू इट। ये बोल रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पैरेलल अगर कोई भी रे आएगी तो वो, ध्यान से समझिएगा, इसके पैरेलल अगर कोई भी रे आएगी तो वो एक जगह पे जाके कन्वर्ज होगी, एक जगह पे जाके क्या होगी? कन्वर्ज होगी। तो इसे हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। इसीलिए आपके जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपकी कन्वर्जिंग लेंस कहलाते हैं, ठीक है? और ये जो डबल कन्वेक्स लेंस है इसे आप कन्वेक्स लेंस डायरेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब अगर कन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वेक्स लेंस इज एक्चुअली अ डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है? आगे आइए, तो आपको मेरे ख्याल से कन्वेक्स लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, कनकेव लेंस, अ लेंस विच इज़ थिनर एट द सेंटर। ऐसे लेंस जो बीच में से पतले हों और ऊपर से मोटे हों। देखिए यहाँ ऊपर से मोटे और बीच में से पतले, ठीक है? ये हो गई आपकी कौन सी लेंस? कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। इसमें आपकी लेंस से जो यह रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी डाइवर्ज होती हुई दिखेगी। देखिए, अ कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी उसे ये डाइवर्ज कर देगी। अब डाइवर्ज करना मतलब क्या हुआ? देखिए आप, अगर आपका ये रे है, ये मिरर है
मतलब लेंस है, और कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस है ये। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सी लेंस होती है, कनकेव लेंस। इसके पैरेलल अगर हमारी कोई रे आ रही है, इसके पैरेलल अगर हमारी कोई रे आ रही है तो ये रे आपकी डाइवर्ज करेगी। लेकिन जब आप इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे मिलती हुई प्रतीत होगी, और इसीलिए ये डाइवर्ज कर रही है। तो हम लोग इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक, तो आपको कॉनकेव लेंस पता चल गया और कॉन्वेक्स लेंस पता चल गया, उन्हें कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं ये पता चल गया। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट आपके कॉनकेव हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कॉनकेव लेंस कहेंगे या डबल कॉनकेव कहेंगे, डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा, अगर मैं एक तरफ प्लेन लगा दूं और एक तरफ कॉन्वेक्स लगा दूं, कॉनकेव लगा दूं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेनो और फिर उसके बाद ये क्या है, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा जो आपके सामने है उसमें आपको ध्यान से समझिएगा, उसमें आपको दोनों ही ऐसे करके दे रखा है। तो ये वाली जो लेंस हो गई आपकी, ये वाली जो लेंस हो गई, इसे हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। और दोनों में आप अंतर देखिए, जब मैंने ये रखा तो ये कॉन्वेक्स और ये वो, तो इसको आपने क्या कहा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स और ये आपका कॉनकेव, ठीक है। और दूसरा, जब मैंने आपको ये बताया तो इसे आप कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये आपके टाइप हैं। अगर आपको कॉनकेव लेंस के बारे में लिखने को आ जाए तो आप इतनी चीज़ें बता सकते हैं। आगे आइए, अब हम कुछ डेफिनेशन लेंस से रिलेटेड पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। सबसे पहला इसने बोला ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये हुआ कि किसी भी मिरर का मिडल पॉइंट, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। The center point of a lens is known as optical center. It is represented by O, and the optical center is a point on the lens directed to which incident ray refract without any deviation. अगर इसके ऊपर कोई आपकी इंसिडेंट रे आ रही है तो ये इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्ट होगी वो रिफ्रैक्ट आपकी सेम डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। आपको हर चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो कन्वेक्स लेंस है वो आपकी क्या करती है, कन्वर्ज करती है, और जो आपकी कॉनकेव लेंस है वो आपकी क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इसीलिए जब मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया तो इसमें मैंने ये एरो दिखा के एक डाइवर्ज रे मारी, और उसके बाद जब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो मेरी रे कुछ ऐसे जाती हुई दिखी। तो आपको ये पता चला कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो उसकी रिफ्रैक्टेड रे उसी डायरेक्शन में जाएगी और फॉलो द सेम पाथ, ठीक है। आगे आइए, आगे इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है। अब अगर मैं बोलूं कि इनमें और इनमें मेरे को दो दो सर्कल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल, फिर यहाँ पे एक सर्कल, इसमें आपको यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल। कहने की बात क्या हुई, एक बार फिर से समझिए। जैसे मुझे ये चीज़ दी है तो असल में ये दो सर्कल हैं जिनका पार्ट बनाया गया है, ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए दो सर्कल होने के कारण हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे, दो सर्कल होने के कारण हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आने के पास हमारे पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएंगे, और दो सर्कल होने के कारण हमारे पास दो फोकल पॉइंट भी आएंगे। तो इसीलिए लेंस में हमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं, तभी भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या लिखा गया है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर। टू इमेजिनरी स्फीयर मतलब कि ये जो आपका था ये असल में एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस आर पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लेंस के पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, क्यों? क्योंकि इनके पास दो कर्व्ड सरफेस आपको देखने को मिलती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अगर हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उनकी पोल से जो दूरी होगी वो भी दो होगी और वही दोनों आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं। हमें मालूम है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और पोल से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और फोकल लेंथ हमेशा आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, ठीक है। आगे आइए, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस वही होती है जो हमारे पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ने वाली लाइन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास अगर दो कर्व सरफेस है तो पोल से एक C1 तक यहाँ पे और एक C2 तक यहाँ पे, तो आपकी ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी? C1 से C2 तक की। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आगे समझ, आगे आइए। ये O है आपका, P मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि पोल नहीं, इसमें हम लोग इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। समझिएगा आप, अगर मैं मिरर की बात करता था तो उसमें हम लोग मिडल पॉइंट को मिरर के क्या कहते थे? पोल। और जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में जो हमारा मिडल पॉइंट होता है उसे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 कह सकते हैं अलग अलग। दूसरा, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन जो जोड़ने वाली है इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आइए आगे आप फोकस पे। हमें मालूम है हमारे पास दो सर्कल या दो इमेजिनरी स्फीयर होने के कारण हमें दो फोकस मिलेंगे और दोनों फोकस का क्या मतलब है इसको आप पहले समझने की कोशिश करिए। पहला इसने बोला कि अगर लेंस है तो इसके दो प्रिंसिपल फोकस होंगे और पहला प्रिंसिपल ऑफ फोकस, अब ध्यान से समझिएगा आप, अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो मुझे मालूम है कि इसमें जो मेरी रेज बनेंगी वो क्या होंगी? कन्वर्ज होंगी। तो अगर मेरे एक फोकस से, देखिए मेरा एक फोकस इधर होगा इस सर्कल का और एक फोकस इधर होगा इस सर्कल का, ठीक है। तो अगर मेरे फोकस से कोई रेज आ रही है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये वाली लाइन मैंने खींच दी, तो ये क्या कह रहा है समझिएगा। अगर मेरे यहाँ से कोई रेज आ रही है तो फोकस से कोई रेज आती है, तो अगर आप मिरर का याद किए होंगे तो ये फोकस से जो रेज आती है वो पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ये चीज़ आप पीछे पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लूँ, मतलब कॉनकेव लेंस लूँ, तो कॉनकेव लेंस में जो आपकी रेज आ रही हैं, ध्यान से समझिएगा, ये रेज आपकी कुछ इस टाइप से जाएंगी, लेकिन जब आप इन्हें आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आएंगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जेंट रे है तो उसमें आप कॉनकेव या मिलता हुआ नहीं दिखा सकते। आपको कॉनकेव लेंस में हमेशा डाइवर्जेंट रे दिखानी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये क्या लिखा है, समझने की कोशिश करिए इसको। इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले तो फोकस कहाँ होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। एंड द रे स्टार्टिंग फ्रॉम और डायरेक्टेड टू वूम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर हम एक फोकस से कोई रे निकाल रहे हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यही हम पढ़ते आ रहे थे। मिरर में भी हमने यही पढ़ा कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे हैं या इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है तो वो मिरर के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे देगी वो आपको फोकस पे मिलती हुई दिखेगी। और उसी चीज़ का इस्तेमाल कुछ यहाँ पे हुआ है जो आप देख रहे हैं। दोनों डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेज आपकी कन्वर्ज हो रही है और यहाँ पे रेज आपकी डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। आगे आइए सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे।
सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है? पहले वाले में आपने देखा कि अगर मैं फोकस से कोई लेंथ निकाल रहा हूँ या कोई रे निकाल रहा हूँ तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। दूसरे वाला सेकंड प्रिंसिपल फोकस मेरा ये कहता है कि अगर मैं कोई रे मिरर के पैरेलल डाल रहा हूँ, लेंस के पैरेलल डाल रहा हूँ, सॉरी, अगर मैं कोई रे लेंस के पैरेलल डाल रहा हूँ तो ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आएगी। तो ये हो गया आपका F2। एक आपके इस सर्कल का फोकस और एक आपके इस सर्कल का फोकस, तो इस बार इधर मिल रही है, तो ये हो गया आपका F2। दूसरा देखिए इसी टाइप से, अगर मेरे को कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है और मेरी कोई रे पैरेलल जा रही है, देखिएगा आप। अब कॉनकेव लेंस में हमें मालूम है हमारी चीज़ें डाइवर्ज करती हैं, ये हमें मालूम है। तो यहाँ से जाके ये डाइवर्ज कर गई पैरेलल रे, और जब हम डाइवर्ज के पॉइंट को आगे की तरफ मिलाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे ये रे मिलती हुई नज़र आएगी। अब क्योंकि ये इस तरफ है तो ये हो गया आपका F2 या F1, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि एक आपका F इधर होगा और एक आपका F इधर होगा। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। ये सारी चीज़ बताने का बस ये मतलब है कि अगर इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस 1 पे बनेगी या फोकस 2 पे बनेगी, और अगर फोकस से कोई रे जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट होके आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन आपको लेंसों में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि आपकी मीडियम चेंज हो रहा है। जहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा वहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, फोकल लेंथ क्या होती है? तो अगर मेरे पास ये दो मिरर हैं और इनका ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है इसे ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अगला हमारे पास दिया है, ये फोकल प्लेन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी भी आप समझ लीजिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर कोई प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, मैं बोलूँ कि अगर मेरा ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये मेरा F1 है और ये मेरा F2 है, तो जो मेरी फोकल लेंथ से जो ये प्लेन है प्रिंसिपल एक्सिस का, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के मैं कोई प्लेन परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये मेरी फोकल प्लेन कहलाती है। द प्लेन पासिंग थ्रू द फिगर्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग सीधे रे डायग्राम पे और समझने की कोशिश करते हैं कि रे डायग्राम में आखिर में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो हमें रे डायग्राम, जैसे हमने उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पढ़ा था, इसमें भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में कुछ रे डायग्राम देखेंगे, और उन रे डायग्राम की मदद से हम ये पहले ही पता कर लेंगे कि हमारी जो इमेज बन रही है वो किस टाइप की बन रही है या उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब होता है कि वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, डिमिनाइज्ड बन रही है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है, और आप समझते रहिएगा कि ये क्या कह रहा है। इसने सबसे पहले बोला कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए, तो इन्होंने बोला अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखिए ये रे आपकी सारी की सारी पैरेलल गई और ये कहाँ मिल गई, फोकस पे जाके मिल गई। मिलना मतलब कन्वर्जिंग है, और हमें मालूम है कन्वेक्स लेंस हमारी कौन सी लेंस होती है, कन्वर्जिंग लेंस होती है। तो अगर आपकी इन्फिनिटी से जा रही है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी इमेज आपकी F2 पे बनेगी। F2 मतलब दूसरे वाले पार्ट का फोकस। और इमेज आपकी कैसी बनेगी, तो आपको पता होना चाहिए इमेज आपकी रियल, इन्वर्टेड और डिमिनाइज्ड बनेगी। यही चीज़ आप देखे होंगे कॉनकेव मिरर में। यहाँ पे ये चीज़ आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिल रही है कि अगर इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है तो उसके बाद जो आपका रे डायग्राम है या जो आपकी इमेज बनेगी वो इमेज आपकी F2 पे बनेगी,
और उस इमेज की जो साइज होगी या जो वो होगा वो रियल होगा, असली में आपको वहाँ पे रेज कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी। दूसरा इन्वर्टेड होगा, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट सीधे है तो वो उल्टा दिखेगा। और तीसरा उसकी लेंथ जो है बहुत डिमिनाइज हो जाएगी। डिमिनाइज मतलब अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 है तो आपकी इमेज की लेंथ 10 से छोटी आएगी। ठीक, दूसरे पे आइए। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर हम बियॉन्ड 2f1 लिखें। अब बियॉन्ड 2f1 मतलब क्या हुआ, समझिएगा मेरी बात। आप इतना समझ लीजिए पहले तो कि अगर मेरी ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी f है तो f का दुगना अगर हम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2f1। और दूसरा हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये 2f1 असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर r/2, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका c है और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा आपका फोकल लेंथ कहलाता है, तो फोकल लेंथ का डबल आपका क्या हो गया, 2f। तो अगर ये आपका r/2 = f है तो आपके r की वैल्यू कितनी हो गई, 2f। समझ गए आप? तो 2f का मतलब कुछ भी नहीं है, आपने फोकल लेंथ को डबल कर दिया, वही आपका 2f है। तो ये क्या कह रहा है समझिएगा, ये कह रहा है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे नहीं है वो 2f पे है, 2f पे मतलब होना ये f हो गया और ये 2f हो गया, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे f1 और f1 है, यहाँ पे f2 और 2f2 है। ठीक है, तो मेरी अगर कोई रे इसके पैरेलल जा रही है तो पैरेलल जाके वो कहाँ पे मिलती हुई नज़र आएगी, फोकस पे मिलती हुई नज़र आएगी। ये हमने पढ़ा अभी। और हमने ये भी पढ़ा कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जाती है तो वो रे आपकी सीधे निकल जाती है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे आएगी तो वो सीधे निकल जाएगी बिना कोई अपने पाथ में डिफ्लेक्शन किए। अब आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं बियॉन्ड 2f1 रखता हूँ अपना ऑब्जेक्ट तो मेरा ऑब्जेक्ट f2 और 2f2 के बीच में बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारी रे सच्ची में मिल रही हैं तो ये हो गया रियल इमेज। दूसरा, ये उल्टा है तो ये हो गया इन्वर्टेड। और तीसरा, इसमें भी आपको डिमिनाइज्ड इमेज मिलेगी। डिमिनाइज्ड इमेज मतलब इमेज की साइज छोटी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे रखा जाए तो 2f1 पे रखने का मतलब क्या हुआ, मतलब आपने वही जो रे बनाए हैं उसमें आप f और 2f और यहाँ पे भी आपने f2 और 2f2 लिख रखा है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप 2f2 पे रखेंगे तो वो 2f2 पे ही आपकी इमेज बनेगी। अगर आपको ये चीज़ पहले से पता रहेगी कि f2 f1 पे अगर मैं अपनी चीज़ रखा हूँ तो मेरा 2f2 पे कन्वर्ज होकर इमेज बनेगा, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ इस टाइप से ये आपकी रे आएगी और ये वाली रे आपकी ऐसे जाके यहाँ पे, तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ f1 2f2 पे ही बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हर जगह आपकी रे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिला कि आपकी रियल इमेज बन रही है, दूसरा इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और तीसरा इस बार जो आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है उसी के बराबर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब सेम साइज। तो सेम साइज कब मिलती है, जब आपकी रे ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा जाए। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, अब इसने बोला कि अगर हम अपना ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखें, अगर हम अपना ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रखें तो हमें जो इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने क्या किया, वही चीज़ करी मैंने। अगर कोई रे मेरी पैरेलल जाती है तो वो f1 से होके गुजरेगी। ठीक है, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो वो यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो इमेज बन रही है वो कुछ यहाँ पे बन रही है।
और वो इमेज आपकी 2f2 के आगे बन रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि f1 से 2f1 के बीच में रखने पे मेरी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f2 बन रही है। अभी भी आपकी इमेज रियल है क्योंकि सच्ची में इमेजें बन रही हैं, मतलब आपकी लाइट कन्वर्ज कर रही है। दूसरा इन्वर्ट है क्योंकि उल्टा। और तीसरा मैग्नीफाइड इमेज। तो आपको मैग्नीफाइड इमेज कॉनकेव मिरर में भी इसी समय पे मिलना शुरू हुई थी, और कॉन्वेक्स लेंस में भी आपको जब आप 2f1 और f1 के बीच में रखना शुरू करेंगे तब आपको जो इमेज मिलेगी वो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। मैग्नीफाइड मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 होगी तो इमेज की लेंथ आपकी 10 से ज़्यादा होगी। ठीक है, आइए आगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें आपको नेचर ऑफ इमेज क्या मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड मिल रही है हमेशा। और दूसरी बात, डिमिनाइज्ड इमेज तब तक मिलती है जब तक हम 2f1 के बियॉन्ड रखते हैं। जैसे ही हम 2f1 के अंदर या 2f1 से f1 के बीच में रखना शुरू करेंगे तब हमें हमारी इमेज जो मिलेगी वो मैग्नीफाइड इमेज मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अगर इसने बोला कि आपकी इमेज f2 f1 पे रखी जाए, ये हमारा कुछ ये हो गया, ये f हो गया, ये f1 हो गया और ये 2f2 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई रे या कोई ऑब्जेक्ट मैं फोकस पे रखता हूँ तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। हमें मालूम है कि अगर इन्फिनिटी से कोई रे आती है तो वो फोकस पे मिलती है, तो इसका मतलब अगर हम कोई रे फोकस पे रखेंगे तो उसकी रे हमें पैरेलल मिलेगी या इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो देखिए ये पैरेलल आया और ये ऐसे चला गया और ये वाला कुछ ऐसे जाएगा। आप देख रहे हैं ये दोनों रे आपकी पैरेलल हो गई, समझ गए? तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगी तो ये इन्फिनिटी हो गई। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि आपको जो इमेज मिल रही है वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड मिल रही है। मैग्नीफाइड इमेज आपको कहाँ से मिलना शुरू हो जाती है, जब आप 2f1 के अंदर अपना ऑब्जेक्ट रखना शुरू करते हैं। लास्ट आइए आप, अगर मेरी रे f से p के बीच में रखी जाए तब मुझे कहाँ पे चीज़ें मिलेंगी या मेरे को इमेज कहाँ पे मिलेगी। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। कोई रे अगर यहाँ से गई तो वो f1 से होती हुई चली जाएगी, कोई दिक्कत। और कोई रे f2 से गई तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। अब बात ये होती है कि केवल यही वाला केस ऐसा है जिसमें इसमें भी आपको रे पैरेलल दिख रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आएगी, और जिस पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आएगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। तो यही एक ऐसा केस है कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ पे आपको जो इमेज बनती है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ आपको इमेज मिलेगी। अब इसका मतलब इमेज आपकी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये कौन सा हो गया, वर्चुअल। इरेक्ट मतलब जैसी आपकी ऑब्जेक्ट था वैसा ही आपका इमेज भी बन रहा है। और तीसरा, इमेज की साइज़ जो होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से बड़ी होगी। तो कुल मिला के अगर मैं रिवाइंड करूं तो आपको इतना ही पता चला कि केवल f से p के बीच में रखने पे ही हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। इसके अलावा हमें हर जगह रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है। इन्फिनिटी पे अगर कोई चीज़ रखी जाए तो वो हमें कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। फोकस पे कोई रे रखी जाए तो वो हमें कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे। 2f1 पे कोई चीज़ रखी जाए तो वो हमें कहाँ मिलेगी, 2f2 पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई चीज़ आपकी 2f1 से f1 के बीच में रखी जाए तो उसकी रे हमें कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड 2f2 मिलेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ थी जो हमने पीछे पढ़ी और हमने उससे पहले ही समझ लिया कि हमारी इमेज कन्वेक्स लेंस में कैसी बनती है। आइए अब आप कॉनकेव लेंस पे।
जब आप कॉनकेव लेंस पे पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस हमारी कैसी है, डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब यहाँ पे जो आपकी रेज़ हैं वो कन्वर्ज करती हुई नहीं दिखेंगी, डाइवर्ज करती हुई दिखेंगी। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो डाइवर्जिंग लेंस होती हैं या जो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं वो आपको हमेशा वर्चुअल इमेज देते हैं। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है हमें डाइवर्जिंग लेंस में और डाइवर्जिंग मिरर में। कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस से जो हमेशा इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दो कंडीशन आपको या दो रे डायग्राम बनते हैं आपके कॉनकेव लेंस में जो आपको यहाँ पे समझना है। देखिए क्या है। सबसे पहले इसने बोला कि अगर कोई कॉनकेव लेंस आपका इन्फिनिटी पे रखा जाए या मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा जाए, तो देखिए ये मैंने कॉनकेव लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर डाला और मैंने कुछ ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी और यहाँ पे मैंने F1 और 2F1 दिखा दिया और यहाँ पे F2 और 2F2 दिखा दिया। ठीक है, अब कोई रे अगर इन्फिनिटी से जा रही है, ध्यान से समझिएगा, तो हमें मालूम है इन्फिनिटी वाली रे पैरेलल पे मिलती है, लेकिन ये कॉनकेव लेंस होने के कारण इसकी रे क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। कुछ ये इस तरफ जाएगी और कुछ ये इस तरफ जाएगी, मतलब मिलेंगी नहीं कहीं, लेकिन ये मिलती हुई आपको नज़र ज़रूर आएंगी। जब आप इसे थोड़ा सा आगे करेंगे तो ये F पे आपको मिलती हुई आएगी। तो ये वही चीज़ हो गई कि इन्फिनिटी पे है अगर मेरा ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनती है, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस होने के कारण इस बार जो आपका फोकस है वो F1 होगा ना कि F2। सेम साइड पे, जहाँ पे जिस साइड से आपकी इंसिडेंट रे आ रही है उसी साइड पे आपकी इमेज अपीयर होगी। ठीक है, मीट नहीं करेगी, अपीयर होगी। तो इसीलिए आप इसे लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, एट फोकस ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड मतलब आपकी इमेज बहुत ही छोटी बनती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस में ये कंडीशन कब आती है? कॉन्वेक्स लेंस में ये कंडीशन तब आती है जब हम 2F1 के बियॉन्ड या इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट रखते हैं या ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज हमें हमेशा डिमिनाइज्ड मिलती है। ठीक है, अगला आप ये देखिए कि अगर कोई रे फाइनाइट डिस्टेंस पे रखी जाए, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब आपने इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, अब कहीं पे आपने रख दिया, यहाँ पे इन्होंने F1 और 2F1 के बीच में रखा है। आप बस ये समझिए कि फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस जिसे आप मेजर कर सके। अब देखिए आप, हमें मालूम है कि अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो आपकी फोकस और पोल के बीच में बनेगी। इसका मतलब देखिए, आप समझने की कोशिश करिएगा, आपकी ये रे कुछ ऐसे गई और फिर यहाँ पे डाइवर्ज हो गई। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और आपको मालूम है ऑप्टिकल सेंटर से जो मेरी रेज आती है वो बिना डिफ्लेक्ट किए निकल जाती है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों रे को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो मेरे को कुछ यहाँ पे ये मीट करती हुई दिख रही है। तो जहाँ पे ये मुझे मीट करती हुई दिख रही हैं वहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है। तो ये इमेज असली में बन नहीं रहा, आपको अपीयर हो रहा है क्योंकि आपने डाइवर्जेंट रे को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो ऑप्टिकल सेंटर से जो मेरी रेज आ रही है वहाँ पे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पे भी आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनाइज्ड इमेज देखने को मिलती है। यहाँ तक दिक्कत? क्या आपको ये याद है कि कॉन्वेक्स लेंस में हमें वर्चुअल इमेज कहाँ पे मिल रही थी? तो आप बोलेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस में हमें जो वर्चुअल इमेज मिलती थी वो तब मिलती थी जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम कैसे बनते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है उनका नेचर कैसा होता है, कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं उनमें उनका नेचर कैसा होता है, इन चीज़ों की जानकारी आपने ले ली। तो इसका मतलब अब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखा था कि साइन कन्वेंशन किस टाइप से लिए जाएं। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन के लिए शुरुआत में ही बताया था कि अगर मेरी मिरर कुछ ये है
तो मिरर का जो पोल होता था उसको आप एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए, उसको आप एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए और इस वाले पॉइंट पे आप 0 0 मान लीजिए। अब हमें मालूम है 0 0 के राइट साइड में आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे आपका निगेटिव वाई एक्सिस। और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर की जाती थी? पोल से, जहाँ के लिए पूछा जाए। तो पोल से राइट साइड में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे तो निगेटिव आएगा, पोल से अपवर्ड मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पोल से डाउनवर्ड मेजर करेंगे तो निगेटिव आएगा। वही चीज़ आपकी कुछ यहाँ पे है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है, और हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता था, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होता था, और कॉन्केव मिरर का भी जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होता था। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि कॉन्वेक्स कहीं पे भी लगा हो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। और अगर कॉन्केव कहीं पे भी लगा हो, अगर कॉन्केव कहीं पे भी लगा हो, कॉन्केव, तो उसकी फोकल लेंथ, अगर कहीं पे कॉन्केव लगा हो तो कॉन्केव की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा निगेटिव होती है। अब ये कॉन्केव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों में आपको फोकल लेंथ निगेटिव लेनी है। दूसरी चीज़, मिरर के समय में आपने 1/v + 1/u = 1/f याद किया था। लेंस के केस में आप याद करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। ये मिरर के लिए है और ये आपका लेंस के लिए। ये लेंस है, ये आपका मिरर है। अंतर बस इतना है, मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस। ये रही मेरी कॉन्केव लेंस और ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट रखा गया है। इन फ्रंट मतलब सामने। अब मेरे ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कैसी नापी जा रही है? लेफ्ट, तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई? -25। कॉन्केव लेंस दिया है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है, तो f = -25। ठीक है। अब आपने सीधे वो वाला फॉर्मूला उठाया, 1/v - 1/u, क्योंकि लेंस है, 1/f। f की वैल्यू आपने -25 पुट कर दी और u की वैल्यू भी आपने -25 पुट कर दी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो आपको क्या मिला? देखिए, 1/v -1/25 क्या हो गया? +1/25, और फोकल लेंथ मेरी कितनी आ गई? -1/25। तो आप देख रहे हैं 1/v की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? -1 - 1 -2/25। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -25/2, और -25/2 कितना होता है? -12.5। अब -12.5 होने का मतलब क्या हुआ आपको ये समझना है। देखिए, ये आपका अगर कॉन्केव मिरर है, मतलब कॉन्केव लेंस है, सॉरी मैं कॉन्केव लेंस ऐसे बना रहा हूँ, ये आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको पहले ही पता चल गया कॉन्केव लेंस, अगर ये आपका कॉन्केव लेंस है तो आपको कॉन्केव लेंस में जो मेरी इमेज बनती थी वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड बनती थी। आपको ये जानकारी है मेरे ख्याल से। तो अगर किसी भी कॉन्केव लेंस के फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनाइज्ड मिलती थी। ठीक है, और वो कुछ इस टाइप से होती थी। ठीक है, आपको F1 और 2F1 में
मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो ये रहा, देखिए जब आपकी फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चीज़ रहती थी तो वो कुछ ऐसे और ऐसे आपको मिलती थी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। कॉन्केव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो असली में बनती हुई दिख नहीं रही, अपीयर्स टू मीट या अपीयर हो रही है। और अपीयर होना मतलब आपकी जो डाइवर्ज हो रही है रे, उस रे को अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वो एक जगह पे किसी दूसरे रे को काट रही होगी, उसी को हम लोग इमेज मान लेते हैं जब, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ पे जो आपका ये v इक्वल टू -12.5 आया, इसका सबसे पहला मतलब तो यही हुआ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो जो आपकी इमेज बनती है वो -12.5 मतलब उसके आधे पे बनती है। ठीक है, और वो भी उसी साइड में बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है, क्योंकि माइनस की साइन लगी हुई है। तो ये माइनस की साइन क्यों लगी हुई है ये आपको समझना है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें नापी जाती हैं वो माइनस में नापी जाती हैं, इसीलिए आपका आंसर आया। और जब आपने कॉन्केव लेंस की 2 कंडीशन पढ़ी थी तो उसमें आपने यही देखा था कि अगर मैं फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो उस ऑब्जेक्ट से जो मेरी इमेज बनती है वो कुछ यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है जो आपके लेफ़्ट साइड में ही है, इसीलिए ये -12.5 लिखा है। और वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नेचर ऑफ इमेज क्या होती है, तो देखिए ये नेचर ऑफ इमेज वही लिखी गई है। अगर आपको ये रे डायग्राम में पता होगा तो देखिए ये रहे आपका आंसर, और वही आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है वहीं पे आपको इमेज बनती हुई नज़र आएगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल में आपको 2 चीज़ दी रहेगी, एक चीज़ निकालनी होगी और उस एक चीज़ की साइन से और उस लेंस को देखकर आप बता सकते हैं कि मेरी इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, आगे आता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। तो मैं अगर मैग्नीफिकेशन के ऊपर आपको थोड़ा सा ले जाऊं तो मैग्नीफिकेशन जो आपका था वो कुछ मिरर के लिए HI/H0, जब हम ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ के बीच में रेशियो निकालते हैं तब हमारा मैग्नीफिकेशन निकलता है, और इसी को हम लोग मैग्नीफाइड बोलते थे जब आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में या कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़े होंगे। क्योंकि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो आपकी इमेज बनती है वो डिमिनाइज्ड बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। लेकिन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में आपको रियल इन्वर्टेड इमेज अधिकतर देखने को मिलेंगी, लेकिन उनके साथ आपको डिमिनाइज्ड और मैग्नीफाइड इमेज भी देखने को मिलती है जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन मतलब क्या हुआ, आपकी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच का रेशियो। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि अगर m = 1 हुआ, अगर मेरा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 आता है तो मेरी ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप =1 पुट करोगे तो HI = H0 आ जाएगा। अगर मेरे मैग्नीफिकेशन की इमेज 1 से ज़्यादा आती है तो मेरे इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होती है, और अगर मेरे m की इमेज 1 से छोटी आती है तो मेरी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आप पढ़े थे। दूसरा बस इन दोनों में अंतर ये है कि मिरर के केस में आपने m = HI/H0 जो पढ़ा था वो -V/U के बराबर होता था, और जब आप लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तब आपका जो HI/H0 है वो केवल V/U के बराबर है।
ये हो गया आपका मिरर के लिए और ये हो गया आपका लेंस के लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता चल गई। दूसरी चीज़ आपको ये जानकारी होगी, मैंने पीछे बताया भी था आपको, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, m की वैल्यू अगर कभी भी पॉजिटिव आती है तो आपका जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में आप बांध लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आता है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अगर आपकी m की वैल्यू निगेटिव में आती है, अगर आपकी m की वैल्यू निगेटिव में आती है तब आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो इसका मतलब अगर m की वैल्यू कहीं पे भी निगेटिव आएगी तो वो मिरर या तो कॉनकेव मिरर होगा या फिर कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलती है। दूसरी चीज़, अगर मेरी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मुझे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? या तो मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो, या तो मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो और या तो मेरा कॉनकेव लेंस हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आइए आप क्वेश्चन की तरफ और देखिए। इन्होंने बोला 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी 5। ठीक है, उसके बाद उसको प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस दिया है और कॉन्वेक्स लेंस में हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब f की वैल्यू कितनी हो गई? +20। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 30 दे रखी है। हमें मालूम है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग u से दर्शाते हैं, तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -30। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये आपसे इमेज पूछ रहा है, इमेज की साइज़ पूछ रहा है और सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से जब इतनी चीज़ आपको दिख गई तो आप इसमें आपको H0 दे रखा है, F दे रखा है और U दे रखा है। और हमारे पास लेंस के फॉर्मूले क्या क्या हैं? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, पहला। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला जो है, ध्यान से समझिएगा, m इक्वल टू v/u, और तीसरा फार्मूला m इक्वल टू hi/h0। यही 3 फार्मूले मैं आपको बताया हूँ। तो आपके सामने अगर u और f दे रखा है, u और f दे रखा है तो आप v निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको अगर v मिल जाएगा तो आपका m निकल जाएगा, और m जो भी आएगा पॉजिटिव या निगेटिव, उससे आपको क्या ये नहीं पता चल जाएगा कि मेरी इमेज कैसी बन रही है? यही चीज़ हमें करनी है। देखिए आप, सबसे पहले इन्होंने 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाया और उससे v की वैल्यू निकाल ली। v की वैल्यू आ गई इनकी +60। ठीक है, और मेरे u की वैल्यू कितनी थी? -30। अब मैंने m की वैल्यू निकालने की कोशिश करी और m की वैल्यू मेरी क्या है? v/u। तो v की वैल्यू अगर 60 है और u की वैल्यू -30 है तो मेरा m निगेटिव में कितना आ रहा है? -2। कोई दिक्कत? अब अगर मेरा m निगेटिव में आ रहा है तो मेरी इमेज कैसी बनेगी? आपको मालूम है जब भी मेरा m निगेटिव में आता है तो मेरी इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये रियल इन्वर्टेड कैसे आया? आपको अगर ना याद हो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप तब भी देख लीजिए। मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड मैग्नीफिकेशन इज निगेटिव व्हेन इमेज इज रियल। तो यहाँ पे हमें मैग्नीफिकेशन क्या मिल रहा है? 60/-30 करने पे हमें जो
एम मिल रहा है वो -2 मिल रहा है, तो -2 के कारण आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बनी। अब ये मैग्नीफाइड कैसे आया, तो मेरे को मालूम है एम की वैल्यू मेरी कितनी आई, -2। एच आई की वैल्यू मुझे पता नहीं है और ऑब्जेक्ट की हाइट मुझे पता है कितनी है, 5। एच आई की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब आप देख रहे हैं ये 10 जो है, क्योंकि ये माइनस की साइन से, माइनस की साइन तो साइन के लिए है कि वो लेफ़्ट और राइट है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 10। ऑब्जेक्ट की साइज का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। तो आप मुझे बताइए कौन सी बड़ी है, एच आई बड़ा है कि H0 बड़ा है। हमें मालूम है H0 हमें 5 दे रखा है और एच आई की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। ये माइनस की साइन आपकी उसके लिए होता है कि लेफ़्ट में है कि राइट में है, और जो ये एच आई और H0 निकलता है ये हमें मैग्नीट्यूड देखना है बस। तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है और मेरी इमेज की हाइट 10 आ रही है, तो मेरी इमेज की हाइट बड़ी हुई, तो इमेज की हाइट बड़ी होने के कारण ये आपकी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड इमेज कहलाएगी। तो जो जो भी वर्ड लिखे गए हैं वो सारे वर्ड आप यहाँ पे समझ गए, और वो कैसे निकले हैं वो भी आप समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, हमें मालूम है कि m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, आपकी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। m की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो आपकी इमेज हमेशा क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, चाहे कोई भी केस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होती है, जब भी कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस। और f की वैल्यू निगेटिव कब होती है, जब वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं हम लोग पावर ऑफ द लेंस पे और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर में क्या है। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर। आपकी जो भी मतलब लेंस है उसके अंदर कितनी ताकत है कि वो कोई चीज़ को कन्वर्ज कर सके और डाइवर्ज कर सके, उसी को हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है, तो पावर ऑफ द लेंस आपको समझ में आ गया। द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो किसी लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सके, उसी को पावर कहते हैं। और पावर आपके फोकल लेंस से निकलती है। सबसे पहली चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए, पावर किससे निकलती है, फोकल लेंस से। तो इसका मतलब आप पावर को क्या लिख सकते हैं, 1/f। और आपको ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि ये f आपको हमेशा मीटर में लेना है। किसी भी चीज़ में दिया हो उसे आप मीटर में चेंज करके 1/, लगा देंगे तो आपको पावर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर f मुझे सेंटीमीटर में दिया हो तो या तो आप ये करिए कि सेंटीमीटर को मीटर में बदल के यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर एक चीज़ और याद कर लीजिए कि P = 100/f, और इस बार f आपका किस में होगा, सेंटीमीटर में। यही दो आपके फॉर्मूले हैं मीटर और सेंटीमीटर के लिए। P = 100/f जब आपका f सेंटीमीटर में हो, और P = 1/f जब आपका f मीटर में हो। ठीक है, आगे देखिए। और ये पूछता है कि लेंस का जो ये पावर है उसकी यूनिट क्या होती है और वो किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर 1/f लिखा गया है और f मेरा मीटर में है, तो 1/मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो एक तो आपको यूनिट ये पता चल गई। दूसरा, मीटर इनवर्स जो है उसको एक नाम दिया जाता है जो आपको याद रखना है, डायओप्टर। क्या बोलते हैं इसे, डायओप्टर। और डायओप्टर किसके बराबर होता है, मीटर इनवर्स के। और ये यूनिट किसकी है, डायओप्टर को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, और ये डी यूनिट किसकी है, पावर की। पावर किसका, लेंस का। ठीक है, आगे आइए। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, ध्यान से समझिएगा आप। अगर मेरा P = 1/f है
ये मीटर में है, तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ कॉनकेव और यहाँ पे एक लिख रहा हूँ कॉन्वेक्स। हमें मालूम है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की निगेटिव। तो आप मुझे बताइए इनकी पावर की कैसी आएगी। अगर मेरा फोकल लेंथ निगेटिव में है तो 1/नेगेटिव करेंगे तो निगेटिव ही मिलेगा, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो मेरा फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव में है तो पावर भी मुझे पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो यही आपको याद रखना है कि कॉनकेव लेंस का जो पावर है वो निगेटिव में होता है और कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो भी निगेटिव में होता है। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए ये वाला, इसको भी समझ लीजिए आप। पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक लेंस की एबिलिटी उतनी नहीं है कि जितना उसे कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज हमें जितना एक्वायर्ड कंडीशन चाहिए वो मिल सके, तो हम कई ढेर सारे पावर को आपस में जोड़ देते हैं या कई लेंसों को आपस में जोड़ देते हैं। और जब हम 2 या 3 लेंस को आपस में जोड़ेंगे तो उनकी पावर का कुछ कम्बिनेशन होगा। तो पावर के कम्बिनेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? अगर मेरी पावर, टोटल पावर मुझे निकालनी है तो हम लोग दिखाते हैं P1 + P2 + P3। जितना भी आपके पास लेंस लगता चला जाएगा उतनी पावर आपकी लगती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी से आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास अलग अलग लेंस है और उनकी अलग अलग फोकल लेंथ दी गई है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे को कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और पहले वाले कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस की 4 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले की 5 सेंटीमीटर है, तो मेरा अगर इन तीनों को मैं कंबाइन करूँगा तो मेरा पावर कितना आएगा लेंस का? ठीक है, मान लीजिए ये 10 ले लीजिए आप। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है पावर मेरा क्या होता है, असल में तीनों को मुझे जोड़ना है, तीनों की पावर मुझे जोड़नी है। तो आप देखिए पावर अगर मैं पहले का निकालूं, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो P और F के बीच में हमारा क्या रिलेशन होता है? P = 100/F सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर में ही दिया गया है, तो 100/10 कितना हो गया? 10 डायोप्टर। 100/4 कितना हो गया? 25, और 100/5 कितना हो गया? 20। तो 20, 20, 40, 50, 55, आपका टोटल पावर कितना आ गया? 55 डायोप्टर। अब आपसे कोई बोले कि टोटल हमारे पास फोकल लेंथ कितना आया था, तो 55 डायोप्टर को आप लिख लीजिए और 1/F कर लीजिए, और ये जो F आपका मीटर में है, आपका F मीटर में आ जाएगा, और अगर 100/F करेंगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगर आप पावर लेंगे तो पावर आपकी जुड़ेगी, और अगर आप फोकल लेंथ लेंगे तो देखिए हर P आपका 1/F के बराबर होता है, तो ये वाली चीज़ आपकी इसमें बदल जाएगी। तो कभी भी आप अगर फोकल लेंथ जोड़ेंगे तो फोकल लेंथ टोटल जो है वो आपका 1/F1 + 1/F2 के बराबर होता है, अगर मेरे को 2 लेंस दिए हों तो। ठीक है, और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर के समय में P = P1 + P2 होता है, और इसी को जब हम इसमें चेंज करेंगे तो वो चीज़ इसमें बदल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। आपकी लेंस की मैग्नीफिकेशन मतलब आपने 2-3 कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस आपने लगाए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो सारी चीज़ें होने के बाद जो बाद में हमें इमेज मिलेगी उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? मान लीजिए पहला वाला इमेज मुझे M1 मैग्नीफिकेशन देता है, दूसरा M2, तीसरा M3, चौथा M4। तो मेरी टोटल मैग्नीफिकेशन अगर मुझे पूछा जाए कितनी होगी, तो मैं सारी मैग्नीफिकेशन को इनटू कर दूंगा। तो आपको 3 चीज़ पता चल गई है, और उसे बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर मेरे पास बहुत ढेर सारे लेंस दिए हों और उनका पावर पूछा जाए तो पावर होता है समेशन, सबको प्लस कर दो। अगर मुझसे फोकल लेंथ पूछी जाए तो वो होगा मेरा 1/F1 + 1/F2 + 1/F3। टोटल फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी। और अगर टोटल मैग्नीफिकेशन पूछा जाएगा तो M1 × M2 × M3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अंत में हम लोग एक बार सारी चीज़ों को फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर में क्या हैं ये चीज़ें और इनका क्या रिलेशन है। ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात। सबसे पहले तो हमें देखना है एम के बारे में। जब भी आपका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो आपकी इमेज आपको वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। जब भी आपकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी तो आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी, और जब भी आपकी एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। दूसरी चीज़, अगर मुझे कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है या कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है तो इनकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर मुझे कॉन्केव मिरर दिया गया है और कॉन्केव लेंस दिया गया है तो इनकी भी फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होती है, आप हमेशा याद रखिएगा। यू की वैल्यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से या पोल से हमेशा निगेटिव ली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। अब अगर मुझे कोई बोले कि मैग्नीफाइड इमेज है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। ठीक है। अगर कोई मैग्नीफाइड इमेज बोले तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। दूसरी चीज़, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलती है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें तभी मिलती है जब हमारी एम की वैल्यू निगेटिव हो। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे और समझने की, आप जब इतनी चीज़ों को एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद मैं एक चीज़ और डालूँगा जिसमें हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेंगे ताकि आप ये जितनी चीज़ें पढ़े हैं वो आपकी रिवाइज हो जाएं। तो अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। आप इस लेंस के चैप्टर को भी मिरर के साथ देख लें और अपनी चीज़ों को तैयार कर लें। इसके बाद जो इस वाले PDF में चीज़ें बची हुई हैं वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तब तक आपका काम यही है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।